हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। हमारे आज के खास मेहमान हैं पठानकोट के मौजूदा विधायक और भूतपूर्व परिवहन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मास्टर मोहन लाल जी। मोहन जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मास्टर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि ना होने के बावजूद भी आप राजनीति में आए तो और जनसंघ से जुड़े रहे शुरुआत में, तो वो किस तरह की एक सोच थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी को चुना या राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया? मेरी पैदाइशी राजनीति चली हुई है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो राजनीति मेरे जहन में थी, फिर हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, सब जगह पे मैं नेता ही था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे? यानी स्टूडेंट में मैंने 3 इलेक्शन लड़े, तीनों ही जीते। एक बार प्रेसिडेंट बना, 2 बार जनरल सेक्रेटरी यहाँ पठानकोट के एसडी कॉलेज का बना। और स्टूडेंट लाइफ में ही बड़ा कोई झूठ फरेब की राजनीति मुझे पसंद नहीं आती। आई एम वेरी सिंपल मैन। मतलब मैं जब रेडी लगाता था पठानकोट में, कार्ट पुलर, तो मैं रेडी वालों का प्रेसिडेंट था। जब रक्षा चलाया तो रक्षा वालों का प्रेसिडेंट था। जब टीचर बना तो टीचर का प्रेसिडेंट था। जब स्टूडेंट था तो स्टूडेंट का प्रेसिडेंट था। और जब मैं राजनीति में है तो फिर चलेगा ऐसा जैसा मेरा है। मोहन जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए। और राजनीति की तरफ आना अचानक हुआ, आपके जहन में तो था बट परिवार में कोई साथ नहीं था, फिर भी एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन जिया और मंत्रालय तक पहुंचे। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं राजनीति के इस समिट पे पहुंचूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। एक बड़े लो प्रोफाइल का व्यक्ति जिसको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हों, वो मंत्री बनेगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। छिटपुट राजनीति होगी, करते रहेंगे, धक्के मारेंगे, राजनीति को चलते रहेंगे। जनसंघ में जब मैं आया तो हमारी ये सोच नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे, सरकार बनाएंगे, हमारी ये सोच नहीं थी। हमारी सोच थी कि हमारे नैतिक मूल्यों पे आधारित हमारा समाज होगा, जिसमें देशभक्ति के लोग होंगे और सबसे सामंजस्य स्थापित करके हम एक समाज चलाएंगे। जनसंघ में हम ये सोच लेकर के आए। धीरे धीरे 1977 में हमने जनता पार्टी जब बनाई तो जनसंघ को हमने तिलांजलि दे दी, दीपक बुझा दिया, हल्दर का निशान आ गया। हल्दर वालों से नहीं पटी हमारी जनता पार्टी वालों से। वो कहते थे कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं या ये संघी रहें या जनता पार्टी के। हमने कहा अभी हम संघी रहते हैं, वापस जाते हैं, संघ में ही रहेंगे। सो इस तरीके से जब विभाजन हो गया तो हमने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण बॉम्बे अधिवेशन में किया। मोहम्मद करीम छागला तब हमारे उस अधिवेशन में आए थे। उन्होंने ही घोषणा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे वो याद है। यहाँ तक परिवार की बात है, पिता को मैंने देखा नहीं। मेरी माँ कहा करती थी कि उनको कफन नहीं मिला, माधोपुर के अंदर तरियाल के अंदर पढ़ते थे। तो माँ बेचारी बड़ी अनपढ़ थी, उसको ये भी नहीं आता कि 2 और 2 कितने होते हैं, ये भी नहीं आता था। बड़ी मुफलसी, बड़ी गरीबी में दिन काटे हमने।
पर ईश्वर का बड़ा धन्यवाद दी। मैं बहुत अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ कि ईश्वर का न्याय हम पे हमेशा रहा। ईश्वर ने हमेशा कृपा की। परिवार में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा सन इन लॉ डॉक्टर है, मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर है, गायनी की है। मेरा बेटा अपना अस्पताल पठानकोट में चलाता है, कालिका हॉस्पिटल है उसका। बहुत अच्छा है, ज़िंदगी चल रही है, कोई चिंता अब नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है। मेरी मैडम है, वो प्रिंसिपल थी, नेशनल अवार्ड उसको मिला, असूल पसंद लेडी है, बहुत ईमानदार और बहादुर लेडी है, बहुत अच्छा है जिंदगी में। तो जब रामलीला को आपने ज्वाइन किया उस वक्त, तो रामलीला के साथ साथ राजनीति में भी है, तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ वो पल भी बांटी है आपने, कैसे रहे? यूँ कहूँ कि मैं स्टेज के ऊपर ही पैदा हुआ। छुटपन में जब बचपन था, 9वीं 10वीं पढ़ते थे, सीता की भूमिका किया करते थे। बड़े शरारती जो लड़के होते हैं, जब लड़कियां बनेंगे तो लोग करेंगे, हम वो करते थे। थोड़े बड़े हुए, ड्रामों में पार्ट शुरू करना शुरू कर दिया। जब कॉलेज लेवल पे आए तो बेस्ट स्पीकर चुनेंगे हम। ड्रामे का अवार्ड मिला, पोइट्री में अवार्ड मिला, सब है। और अभिनय का मुझे शौक है। अभी जब भी मैं मिनिस्टर था तो 2 नाटक भी मैंने चंडीगढ़ के अंदर किए, लोगों ने सराहा भी। एक फिल्म भी मैंने की, चीख फिल्म है, भ्रूण हत्या पे पंजाबी फिल्म है, वो मैंने की है। बड़ा शौक था। बचपन में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, पठानकोट से साइकिल पे जम्मू फिल्म देख के आना, अमृतसर फिल्म देख के आना, जलंधर फिल्म देख के आना। और हमारे ज़माने के 2-3 बड़े खूबसूरत एक्टर, क्या दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, क्या हस्तियाँ थी। हमारे ज़माने की वो अभिनेत्रियाँ, ऐसे लगता था कि वो इश्क के दरिया में नहा के आई हैं, ऐसा लगता था मुझे। क्या नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला। जब मधुबाला हंसती थी तो ऐसे लगता था कि उसकी मुस्कुराहट से नीचे फूल मास्टर मोहनलाल चुन रहा है। और देवानंद मेरा फेवरेट एक्टर रहा। अब उसके साथ मेरे मित्रता के संबंध हैं। बढ़िया आदमी है देवानंद। उसकी सदाबहार जिंदगी ही से हिंदुस्तान के लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। पठानकोट में रामा ड्रामेटिक क्लब अपनी क्लब है, उसमें मैंने 36 साल रावण का पाठ किया। 36 साल। अब मैं वहाँ एंकरिंग, स्टेज सेक्रेटरी, मंच संचालक का काम करता हूँ। और उसी रामलीला में रामा ड्रामेटिक क्लब काली माता मंदिर में 10,000 लोगों की हाजिरी नित्य प्रति होती है। स्टेज से मुझे राजनीतिक संबल भी मिला है, मेरी पहचान बनी है। और इसलिए मैं कहूँगा कि भाई राम का नाम ही मुझे तारता चला रहा है, ये कहूँगा मैं। मास्टर जी, यहाँ पे 1-2 डायलॉग्स बोल के हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा कीजिए कि जो लोग आपको स्टेज पे वहाँ नहीं देखने आ सके, वो यहाँ जरूर एक बार सुनना चाहेंगे। बुरी तकदीर तुम सबको यहाँ पर घेर लाई है, तुम्हारी जान अब अपनी नहीं बल्कि पराई है। मैं जब रण में निकलता हूँ तो मेरे खौफ से मूर्ख जमाना चीख उठता है। दुहाई है, कहो तुम रामचंद्र से चला जाए, मैं रावण हूँ, न मुंह में मौत के आए, मैं रावण हूँ। ये तो कह सकते हैं मास्टर जी। और शायद इसी जज्बे के साथ आप आज तक भी जिंदगी से संघर्ष करते रहे हैं और कभी जिंदगी से हार ना मानने के रूप में, एक शख्सियत के रूप में आपको पहचान मिली है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। मास्टर जी, एक बार फिर से हम अपने बातचीत राजनीति की तरफ मोड़ते हैं और अभी आने वाले टाइम में पंजाब इलेक्शंस बिल्कुल सिर पे हैं, तो बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी आने वाले इलेक्शन में? चिंता का विषय है, पर निराश नहीं है। मैं आज भी सोचता हूं कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का ये जो अलायंस है, प्राकृतिक कुदरती आत्मीयता का लगाव है। प्रकाश सिंह सिक्खों में एक मॉडरेट नेता है और भीष्म पितामह कहेंगे उनको हम।
हमारे भी नेता हैं, श्रोमणी अकाली दल के भी नेता हैं, पंजाब के भी नेता हैं और हिंदुस्तान की राजनीति के भी नेता हैं। हम दोनों मिलकर के इस पंजाब में विकास करना चाहते हैं। शांति, सद्भावना का, हिंदू और सिख को मिलकर के चलने का एक बहुत बड़ा काम हम पंजाब के अंदर करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली पार्टी इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो हम जीतेंगे। कांग्रेस के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, कितने घोटाले हैं, कितनी चर्चाएं हैं, इन घोटालों से, इस महंगाई से कांग्रेस का जो ग्राफ है बहुत नीचे गया है। यकीनन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, अकाली पार्टी को पंजाब में होगा। फिर कांग्रेस की अपनी फुटौल है, लाठियाँ, ये मैं पढ़ रहा था कभी वहाँ चल रहा है, हमारी पार्टी में भी होगा और इस तरह से नहीं है। इंशाल्लाह भगवान करे हम अगली सरकार भी बनाएंगे। अभी हाल ही में हिसार का बाई इलेक्शन आ रहा है और उसमें बीजेपी ने हजका के साथ अलायंस किया है, तो आपको क्या लगता है कि अलायंस हरियाणा में आने वाले टाइम के विधानसभा इलेक्शन के मद्देनजर किया गया? निश्चय ही हजका और भारतीय जनता पार्टी, भजन लाल की हरियाणा के लिए बहुत सेवाएं रही, उसके बच्चे लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हिसार की सीट लोकसभा की हम जीतेंगे और जो इलेक्शन विधानसभा के आएंगे उसमें भी दोनों हम मिल करके चलेंगे। मोहन जी, राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिकन एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा गया है कि 2014 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, तो आप अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पर क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी अपने मित्र हैं, 3 टेन्योर में लगातार वो मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं और हमने सर्वे नहीं कराया। दुनिया की जो बाकी एजेंसीज उन्होंने सर्वे करवाया कि कौन मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास के पक्ष से, सद्भावना बना करके रखने के पक्ष से और प्रशासनिक तौर पर नरेंद्र मोदी बढ़िया चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। राहुल गांधी युवक है पर अभी राजनीति में बच्चा है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी, अब पता नहीं ये पार्टी ने तय करना है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना है। अडवाणी जी अभी काफ़ी सशक्त लगते हैं और राजनीति में जितना लंबा इतिहास, जितना लंबा कैरियर अडवाणी ने तय किया है, उससे बेहतर आदमी भी बीजेपी में नहीं मिलेगा आपको। बाकी एक से एक बढ़कर हमारे पास नेता हैं। सुषमा स्वराज है, अरुण जेटली हैं, राजनाथ सिंह हैं, वेंकैया नायडू हैं, बड़े लोग हैं हमारे पास। सब प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं, पर बनेगा वो जिसको पार्टी कहे। मतलब अंतिम फैसला तो पार्टी की ही करेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें मास्टर जी, तो लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस अगर अटल बिहारी वाजपेयी किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से ही सशक्त रहे हैं और जो उनका एक व्यक्तित्व भी है, उसके कंपैरिजन में भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को साथ लाएं तो आप किसको लाना चाहेंगे कि जो उन्हें कम्पीट करके बीजेपी को आगे बढ़ा सके? वाजपेयी की शख्सियत ही निराली थी, वाजपेयी का कोई मुकाबला ही नहीं है। हम वाजपेयी के प्रशंसक बचपन से रहे, बचपन से उनको देखते आए। वाजपेयी की भरपाई बीजेपी नहीं कर सकती, ये मैं आप आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ। वाजपेयी कमाल का राजनेता था, हंसते हंसते बात करना, चुटकियाँ लेकर के भाषण देना और जितनी सदाशता से उन्होंने महंगाई को रोक करके रखा अपने टेन्योर में, कमाल की बात है जी। जहाँ तक अडवाणी की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाजपेयी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अडवाणी की थी, जब अडवाणी जी की बारी आई तो उनके पास ऐसा कोई अडवाणी नहीं था, अडवाणी के साथ कोई दूसरा अडवाणी नहीं था। जैसे बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रधानमंत्री बनाने की सशक्त, सक्रिय, सटीक भूमिका अडवाणी ने निभाई। अब अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नॉमिनेट हुए तो ऐसा कोई अडवाणी नहीं था जो अडवाणी की मदद करता प्राइम मिनिस्टर बनने में।
अडवाणी जैसा कोई सेकंड पुरुष अडवाणी के साथ हो उनको प्रधानमंत्री बनाने में, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है। मास्टर जी की लाल कृष्ण आडवाणी की जो ये प्रधानमंत्री बनने की लालसा है, ये पिछली टेन्योर में पिछले दो टर्म्स में बीजेपी को ले डूबी उनकी ये महत्वाकांक्षा। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जो पार्टी मुझे भूमिका सौंपेगी मैं उसको निभाऊंगा। और उसकी विनम्रता भी देखिए। ये अलग बात है कि उनका चेहरा बड़ा टफ है हार्ड है, पर वो राजनीति के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। पार्टी ने प्रोजेक्ट किया कि भाई 2005 का इलेक्शन जो है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो उन्होंने सारी स्वीकार कर लिया। अब बीजेपी कह रही है कि मोदी को लाना है, तो वो मोदी के लिए काम करेंगे। तो राहुल वर्सेस वरुण गांधी, तो किसे ज़्यादा दमखम वाला या जिसे कह सकते हैं एक तरह से आने वाले वक्त में भारत का एक अच्छा भविष्य भी साबित हो सकता है, आप किसके बारे में? मैं उनके पारिवारिक झगड़े में तो नहीं पड़ना चाहता, अपार्ट फ्रॉम दिस उनका व्यक्तिगत मसला है, पर वरुण की सोच बड़ी सीधी है। वरुण को मैंने बड़ी नज़दीक से देखा। जब उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो कर गुजरता है। जब उसने सोच लिया कि मैंने ये नहीं करना है तो लाख मनाते रहो, सारी पार्टी लगी रही हो कि मानो, नहीं मानेगा वो। उसको पता है कि भाई ये रास्ता पहले मैं पहचानूंगा, पहचान के चल कर देखूंगा, देख करके लगेगा रास्ता तो ठीक है, अन्यथा नहीं। बढ़िया वरुण बढ़िया है, उसको बीजेपी पॉलिश करे, उसका फ़ायदा उठाए। मेरे वरुण से भी उनकी माता जी मेनका गांधी जी से भी बड़े स्नेहपूर्ण संबंध हैं और बीजेपी के लिए एसेट्स साबित हो सकते हैं, उनका उपयोग लिया जाना चाहिए। मास्टर जी, आपने ज़िंदगी के हर पहलू को डिफरेंट वे से देखा है, आपने इनफैक्ट शिद्दत से उसे जिया भी है। आप एक अपवाद कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विरासत से नहीं आया, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आया, हर दौर से गुजरते हुए अगर आपको ज़िंदगी के लिए क्या सोचते हैं कि संजीदगी में ज़िंदगी क्या है आपके लिए? लड़ना, लड़ते लड़ते मर जाना, चाहे राजनीति में हो चाहे अन्याय हो, झूठ और फरेब हो, कोई मेरी बात नहीं मानेगा ना जी। अगर मैं सच्चा हूं, बात सच्ची है, तो मैं नहीं उसको छोड़ूंगा। ये सारी जिंदगी अंतिम सांस तक रहेगा मैं। दो चीजें मेरी नहीं कोई छीन सकेगा, अन्याय के विरुद्ध सतत लड़ना और राजनीति करते करते 8 घंटे नित्य प्रति पढ़ना, ये बड़ा जरूरी है। पढ़ाई मेरी लाइफ है, पुस्तकें मेरी मित्र हैं। तो मास्टर जी, आप काफ़ी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, तो आपके दिल के करीब अभी तक कौन सी बुक रही है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहते हैं, या जिसके किसी फिलोसफी को आपने अपनी ज़िंदगी में भी ढाला हो? शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता, सन्यासी, एक रोशनी नावल पढ़ा था मैंने अंग्रेज़ी का। और साहित्य में मैं बायरन से, शैले से, कीट्स से, रोमांटिक पोइट से बहुत प्रभावित हूँ। और इधर हिंदी साहित्य में मैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला,